नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए। भारतीय अर्थव्यवस्था या खास तौर से बैंकिंग का जब संदर्भ आता है तो एनपीए एक सबसे बड़ा मॉन्स्टर या राक्षस दैत्य बन के सामने आता है। तो ये एनपीए क्या है, अर्थव्यवस्था में ये कैसे क्रिएट होता है और इससे किस तरह की समस्याएं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आज के वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। तो समझते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसके मीनिंग, कॉन्सिक्वेंसेस और इसको टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो दोस्तों पहले ये समझते हैं एसेट्स क्या होते हैं। जब बैंक्स किसी को कोई लोन देते हैं तो वो बैंक के लिए एसेट्स कहलाते हैं, क्योंकि उस लोन पे बैंक्स इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इसी तरह से जो आम डिपॉजिटर्स बैंक के पास पैसे जमा करते हैं वो बैंक्स के लिए लाइबिलिटी होते हैं। तो आरबीआई के हिसाब से जब कोई एसेट्स बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दे तो वो एनपीए कहलाने लगता है। अब आप ये समझिए कि जो बैंक्स लोन देते हैं वो भी कई प्रकार के लोन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर लोन होते हैं, टर्म लोन होते हैं, ओवरड्राफ्ट होते हैं, कैश लोन होते हैं। तो हर तरह के लोन में मोटा मोटी ये समझिए कि अगर प्रिंसिपल्स और इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो 90 दिन से अधिक के लिए ड्यू है तो उसको एनपीए मान लिया जाता है। इसे इंटरेस्ट के केस में भी अगर किसी क्वार्टर में ड्यू है तो वो क्वार्टर ख़त्म होने के 90 दिन के भीतर वो इंटरेस्ट आपको पे करना है। अगर नहीं हो पाता है तो उसको एनपीए मान लिया जाता है। अब दोस्तों जो एनपीए बैंक्स में होते हैं वो सारे एनपीए एक तरह के से नहीं बैंक्स उनको देखता है। तो एनपीए का जो है एक क्लासिफिकेशन आरबीआई ने किया हुआ है। उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो एनपीएस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हर जो लोन डिफ़ॉल्ट है उसमें बैंक्स ये असेस करते हैं कि इसमें रिकवरेबिलिटी कितनी है, या किसी लोन में जो उसने गारंटी दी है वो गारंटी को लिक्विडेट होकर बैंक के पैसे वापस आने की संभावनाएं कितनी हैं। तो इसी आधार पर ये तय करते हैं कि वो एनपीए किस कैटेगरी में है। इसकी एक और वजह है कि कैटेगरी के हिसाब से ये भी बैंक्स तय करते हैं कि किस एनपीए के लिए कितनी प्रोविजनिंग करनी है। अब प्रोविजनिंग क्या है? प्रोविजनिंग वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक्स को अपने प्रॉफिट में से उतना अमाउंट अलग रखना होता है जो कि एनपीए हो चुका है। तो इस जो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे वो तय करते हैं कि किस प्रकार के एनपीए के लिए उन्हें कितना पैसा अपने प्रॉफिट से अलग रखना होता है। तो जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, मतलब पहले प्रकार का एनपीए, ये वो एनपीए होता है जब कम से कम 12 महीने तक के जो पेमेंट आपने नहीं, मतलब बरोवर ने नहीं की है, तो इस तरह के एसेट्स को सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। इस प्रकार के एसेट्स में रिकवरेबिलिटी गुंजाइश काफ़ी हद तक मानी जाती है। इसमें बैंक्स को सबसे कम प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। दूसरे प्रकार के जो एनपीएस होते हैं वो डाउटफुल एसेट्स के श्रेणी में आते हैं। इसमें क्या होता है कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आए हुए भी उसको 12 महीने हो गए हैं, यानी कि ये वो एनपीए हैं जहाँ पे एनपीए होने की जो समय सीमा है वो 12 महीने से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये रिकवरेबिलिटी की गुंजाइश और कम बैंक्स मानते हैं और इसमें और अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तीसरे प्रकार के जो एनपीएस होते हैं वो लॉस एसेट्स होते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जहाँ पे रिकवरेबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती और बैंक ये मान के चलता है कि इसमें उसको 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ ये होती है कि जो ऐसा भी नहीं होता कि वंस एन एनपीए इज ऑलवेज एन एनपीए। अगर किसी ने बोरोवर ने बीच में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो पैसे चुका देता है तो उसका अकाउंट एनपीए से बाहर निकाल के स्टैंडर्ड अकाउंट मान लिया जाता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है इसका मैंने बताया, ये रिकवरेबिलिटी और प्रोविजन की जो रिक्वायरमेंट है वो तय होती है इस क्लासिफिकेशन से, इसलिए इसको हम इस तरह से क्लासीफाई आरबीआई करवाता है। अब बैंक्स के लिए एनपीए के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो दोस्तों जैसा हमें पता है कि ये जो बैड लोन्स होते हैं इनको टॉक्सिक लोन्स भी कहा जाता है, ये बैंक के लिए जहर के समान होते हैं। अब सीधी बात करें तो इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा एनपीएस होते हैं उतने ज़्यादा बैंक्स को प्रोविजंस करने पड़ते हैं, उतने ही उनके प्रॉफिट कम निकल के सामने आते हैं। इससे जो बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी का एक रेशियो होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब एनपीए हो जाते हैं तो जो कैश एक्रूवल है या कैश लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो लोन भी रीपे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उनको कैश की शॉर्टेज बैंक्स को सामने आती है और उन्हें लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव जो तरीके हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। तीसरा जो बैंक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो रेशियो होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम का होता है, क्योंकि बैंक्स एक जो इंटरेस्ट है वो लाइबिलिटी साइड में पे करते हैं और उससे हायर इंटरेस्ट को कमाते हैं अपने एसेट साइड से। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। ये बैंक की आय का जो मुख्य स्रोत होती है। तो जब एनपीएस हो जाते हैं तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये भी काफ़ी कम हो जाती है। फिर इसमें जो बैंक्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं
इस पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब अब असेट्स एनपीए हो जाते हैं तो बैंक्स का जो डिपॉजिट बेस है वो भी काफ़ी हद तक गिर जाता है। तो इससे बैंक्स में क्या होता है कि जो फ्रेश क्रेडिट जनरेशन की कैपेसिटी होती है वो भी कम होने लगती है। दोस्तों, इसी तरह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो है, वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जब एनपीएस होते हैं तो क्या होता है कि बैंक में कैपिटल का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। अब एक बेसल कन्वेंशन है जिसके मुताबिक सारे बैंक्स को एक मिनिमम लेवल पे अपनी कैपिटल को रखना पड़ता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस आता है तो बैंक्स का जो अस्तित्व है वो खतरे में ना पड़े। तो जब एनपीएस होते हैं तो उनका कैपिटल जो है बेस रिड्यूस होता है और उन्हें कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जैसे हमने येस बैंक के केस में देखा कि उसकी जो कैपिटल एडिक्वेसी थी वो बेसल नॉर्म से बहुत नीचे चली गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बैंक्स के अस्तित्व को आ जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो घटने से। इसी तरह से सॉल्वेंसी की समस्या भी बैंक्स को आ सकती है, क्योंकि जब कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक्स उसको या तो और कर्जा लेके रेस करते हैं या इक्विटी इशू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बैंक के सॉल्वेंसी रेशियोज़ हैं वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो एक बार किसी एसेट के नॉन परफॉर्मिंग हो जाने के बाद उसकी रिकवरी के लिए बैंक्स के पास क्या रास्ते बचते हैं? तो सामान्यतः बैंक्स उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का सीधा मतलब ये हुआ कि उसके जो रीपेमेंट की शर्तें हैं उसमें कुछ बैंक्स ढिलाई कर देते हैं, जैसे कि उसका टेन्योर बढ़ा दिया। मतलब कोई लोन अगर 3 साल में दे सकता है कोई, तो उसको 5 साल की म्याद दे देते हैं। इसके अलावा भी कॉरपोरेट के जो बड़े डेट होते हैं उसके रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म समय समय पे आरबीआई लाता रहता है, जैसे कि जॉइंट लेंडर फोरम गाइडलाइंस, जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स मिलके एक किसी बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, इसकी गाइडलाइंस इसमें है। इसके अलावा करेक्टिव एक्शन प्लान 2014 में आया था। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम 2015 में आई थी। फिर एक उसके बाद इसमें जो कवर नहीं हो रहे थे उनके लिए फिर से एक नई गाइडलाइंस इशू हुई थी। इसके बाद एक S4A गाइडलाइंस 2016 में आई थी। दोस्तों, इन गाइडलाइंस में मोटा मोटी बात यह है कि किस तरह से बैंक्स किसी लोन पे या अपने एसेट पे कितना हेयर कट ले सकते हैं, या किस तरह से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, या कैसे उसको और फ्रेश लोन देके किसी डाइंग जो कंपनी है उसको संकट से उबार सकते हैं, क्योंकि कंपनी जब रहेगी तभी वो लोन चुका पाएगी। तो ये जो स्कीम्स जो आती हैं गाइडलाइन, इनकी मदद से बैंक्स रिकवरी का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, जहाँ पे कोई इंडिविजुअल बोरोवर है जिसने 10 लाख रुपए से अधिक का कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी रिकवरी के लिए इन स्पेशल कोर्ट्स में बैंक्स रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा 2002 में हमारे यहाँ एक सरफेसी एक्ट आया था। ये एक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये पावर देता है कि जो एसेट गारंटी के तौर पे बैंक्स को दी हुई थी बोरोवर्स ने, उनको बैंक्स सीधा मार्केट में ऑक्शन करके अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। इसके अतिरिक्त 2017 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया था। तो अब इसमें गवर्नमेंट आरबीआई को ऑथराइज़ कर सकती है कि वो बैंकों को डायरेक्शन दे सकता है कि किसी पर्टिकुलर जो अकाउंट है या कोई कंपनी है उसको वो डायरेक्शन देगी बैंक्स को कि वो उसको बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में ले जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे बैंक्स उनकी अपने जो एसेट्स हैं नॉन परफॉर्मिंग उनकी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे एफर्ट्स भी उतना अच्छा रिजल्ट्स दे पाने में ठीक समर्थ नहीं दिख रहे हैं। अब है क्या कि 2018-19 में हालांकि आरबीआई ने देखा था कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उनके कंपैरिजन में जो एनपीएस हैं वो कुछ कम हो रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो अगर गति देना है तो आपको मजबूत बैंक्स चाहिए, और बैंक्स मजबूत तभी होंगे जब वो वेल कैपिटलाइज्ड होंगे। और जब इतनी बड़ी मात्रा में कैपिटल फंसी हुई है तो बैंकों का सारा फोकस उस कैपिटल की रिकवरी में ही लगा हुआ है। तो अब एक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इस बैड लोन्स की समस्या से निपटने के लिए एक बैड बैंक का आइडिया लेके आया है। तो ये जो बैड बैंक का आइडिया है ये तो कोई नया आइडिया नहीं है, ये एशियन क्राइसिस में इंडोनेशिया मलेशिया में इसको प्रयोग किया जा चुका है। इसके अलावा यूरोप की कई कंट्रीज़ में इसको प्रयोग किया जा चुका है। इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इसमें कोई सुझाव देने हैं या इसमें कमेंट्स हैं या कोई आपकी शंकाएं रह गई हैं तो आप हमें इनबॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।